मेरी माँ ने मरते समय मुझे मामा को सौंप दिया और कहा कि आप मेरी बेटी की शादी कर दीजिए। मेरे मामा मुझे ले गए और मान गए। सबने कहा कि मामा से शादी कर लो, लेकिन मामा ने शादी नहीं की। एक दिन जब मैं बीमार हुई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की। बताया कि मैं गर्भवती हूँ। आज रात मेरे मामा कैमरा बन गए और मेरे साथ मेरा नाम सुना। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। जब मैं 16 साल का था तब मेरी खुद की मृत्यु हो गई थी। वह कैंसर से पीड़ित थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। मेरी शादी के बाद माँ ने मेरा पालन पोषण किया। मेरे पिताजी की बाजार में 2 दुकानें थीं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा चल रहा था। लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी माँ का भी अचानक बीमा हो गया। बीमा करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ को भी नीला कैंसर है और वह अंतिम चरण में है। डॉक्टर ने कहा था कि यह बीमारी उसे मेरी वजह से हुई है। अगर वह 2 साल पहले अपनी जांच करा लेती तो समय पर इलाज हो जाता। बच सकती थी, लेकिन अब सिर्फ दवा की जरूरत है। डॉक्टर ने यह भी बता दिया था कि अब वह कुछ दिन ही जिंदा रह पाएगी और फिर वही हुआ। एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम जल्दी से अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ ताकि वो तुम्हारी माँ से आखिरी बार मिल सकें। मेरे एक ही मामा थे जो शादीशुदा थे। मेरी माँ का समय उनके और उनके बीच बंटा रहता था। वो भी अस्पताल में मौजूद रहते थे। जब मेरी माँ के अंतिम क्षण आए तो माँ ने मुझे मेरे मामा को सौंप दिया और उनसे कहा कि अब आपको मेरी बेटी का ख्याल रखना है। आप ही मेरी बेटी के सब कुछ हो। मेरी बेटी सुनीता जवान है। आप ही कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दो ना। और मेरे मामा हर रोज रात को उसे सांत्वना देते थे। मेरी माँ, मैं इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं उन्हें लेकर अपने मामा के घर आ गई। मेरे चाचा ने अंतिम संस्कार किया था। मेरे चाचा के 2 बच्चे थे और मेरी माँ भी छोटी थी। मेरे चाचा ने अपनी पत्नी से कहा कि अब सुनीता हमारे साथ रहेगी, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं था। उन्होंने कहा कि हम किसी के छोटे बच्चे की बस क्यों उठाएं। मेरे चाचा ने कहा कि अब मैं उसे सड़क पर नहीं फेंक सकता। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, तुम सुनो, पूरे परिवार को बनाओ और तुम्हारे हर काम में मदद करो। तब मेरे चाचा ने मुझसे यह पिक कहा कि बेटा, इस घर में इतने लोग नहीं हैं। मैंने तुम्हारी माँ को यह बात इसलिए बताई है ताकि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूं और तुमसे कोई झगड़ा भी न हो। मैंने कहा, चाचा, अगर मैं इस घर में रहूंगा तो फिर मैं पूरा दिन क्या करूंगा? अच्छी बात है, अगर मैं कम करूंगा तो मेरा समय भी बर्बाद होगा। मैं उसके साथ घर पर रहने लगी, पर मैंने मान लिया। घर में सब मुझे कम करने को कहते थे और ताने मारते थे और मेरे अंदर का गुस्सा भी निकालना चाहते थे। समय कहता था कि बहुत सुंदर लड़की है। आजकल ऐसी लड़कियों के पीछे पूरा मोहल्ला पड़ गया है। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ एक छोटा सा चौक था जहाँ हमेशा जवान लड़के खड़े रहते थे। अगर मैं छुपकर शराब पी रहा था तो किसी को लड़कियों से बात करते देख उन्हें वहां से हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से हिली नहीं। बात ये थी कि इस चौक पर खाने की दुकान थी, इसलिए यहाँ हमेशा खाना रखा रहता था। हमारा मसाला यही था कि ये हमारा घर है। यह इस चौक के सामने था और हम अपनी खिड़कियां इस चौक की तरफ ही खोलते थे। हम गर्मियों में खिड़कियां नहीं खोलते थे क्योंकि सामने हमेशा कोई न कोई खड़ा रहता था। एक दिन सुबह दूधवाला आया और मैं जाग रहा था। वैसे तो चाचा ने यह सब कम कर दिया था, पर शायद उनकी तबीयत खराब थी, वो सो रहे थे। मैंने बर्तन नहीं साफ किए और बाहर जाकर दूध ले आया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। दूधवाला भी जवान आदमी था। मैंने उसे बताया कि इसी घर में रहते हो, पर उसे मैं अजीब लगा।
वो मेरी तरफ उदास नजरों से देखने लगा और बोला, मनोज, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ बताऊंगा। तो उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, मेरी बात मान ली और वहाँ आ गया। वो दूध वाले के सामने लाकर डांटने लगा और बोला, मुझे पता था कि तुम बहुत बढ़िया ड्राइवर बस वाली लड़की हो। मैं अंदर भागा और थोड़ा डरने के बाद मानी ने मुझे ये बात मेरे चाचा को बताने को कहा और बोला कि तुम सुबह सुबह अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती हो। दूध वाले से बात कर रहे थे और वो खड़ा होकर उसकी तारीफ करने लगा। मैंने कहा, मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मानी को गलतफहमी हुई है, मेरी बात पर यकीन मत करो, मुझे सब पता है। मामा सर पकड़कर बैठ गए, उन्हें समझ नहीं आया वो क्या था। उन्होंने आज मेरे साथ भी ऐसा किया। शक्ति से कहा, अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, तुम्हें बाहर किसी को जानने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि इस समय मेरी क्या गलती है, क्या खूबसूरत होना ही मेरी गलती थी। मेरी जिंदगी अब ऐसे ही दहाड़ रही थी। तो चाचा भी मुझे बात बात पर डांटते थे। शायद वो ऐसा इसलिए करते थे कि मानी को खुश करो, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मानी के लिए मेरी नफरत खत्म नहीं हो रही थी। मैं बार बार कहता था कि ये सही है, वो लड़की है, उसे घर से निकाल दो। लोगों की माने तो वो मेरी दुश्मन बन चुकी है। आजकल हमारे मोहल्ले में एक अफवाह फैली हुई थी कि इस मोहल्ले की एक लड़की के साथ किसी ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़े घराने की बेटी थी। इसलिए मैं पुलिस के पास गई और मोहल्ले के आवारा लड़कों से पता करके जांच चल रही थी कि उसे किसने उस लड़के के साथ पाला है। और मैं भी इस बात से सहमत थी क्योंकि मुझे उसकी ही जुबानी पता चला था कि लड़की का परिवार बहुत अमीर था। उन्होंने कहा कि मोहल्ले की सारी लड़कियां हमारी बेटियों जैसी हैं और अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मुस्लिम को पकड़ना बहुत जरूरी था और फिर एक हफ्ते के अंदर ही उसे दोषी पाया गया। वो लड़का उनका रिश्तेदार था जो उसी मोहल्ले में रहता था। एक दिन मेरी बीवी मुझे अजीब अजीब बातें सुनाने लगी क्योंकि आज मेरे हाथ में आखिरी टूट गया था। उसने कहा कि तुम अपने आप को बहुत नाजुक समझती हो, खूबसूरती पर तुम्हें बहुत घमंड है ना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। वह लगातार मुझे डांट रही थी। मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहती हो तो अपने पति के सामने निकालो, तुम हिलना मत। वह बस मेरी बातें सुनती रहे। अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाला तो मेरी कहानी और व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारी बेवजह की नफरत ने मेरी जान ले ली है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरा दिन तुम्हारे घर को कहानी की तरह समझती रही। आज मैं ऐसे बोल रही थी मानो मुझे अब सबक मिल गया हो। मैं अपने पति को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, मैं उनसे झगड़ा नहीं कर रही थी, पर वो भी मेरी जुबान की बात समझ गए थे। पर अजीब बात ये थी कि रात को उन्होंने मेरे चाचा को अपनी कोई परेशानी बता दी। मैंने शिकायत नहीं की, मुझे लगा कि शायद माँ ने मेरे लिए अपने दिल में जगह बना ली है। वो बेवजह नफरत करके मेरे साथ गलत कर रही है। मैं बस इतना चाहती थी कि वो मेरे बारे में अच्छा न सोचे, लेकिन कम से कम मुझे वो बातें न बताए। मैंने ये भी सोचा कि मुझे अपने चाचा से कहना चाहिए कि वो मेरे साथी होंगे ताकि मैं उनके घर से दूर जा सकूं, लेकिन शादी के बाद खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन तबीयत बहुत खराब थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मुझे बहुत नींद आ रही थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था और घर पर बहुत लोग थे। मेरे चाचा भी आज 6 बजे ही बाहर चले गए थे। मैंने मानी से कहा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और रात तक खाना भी नहीं खा पाऊंगा, मुझे भी खाना बनाना है। उसने कहा, ठीक है, रात वैसे भी तुम्हारे चाचा घर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम समय है, तुम जाकर आराम करो लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं बहुत खुश था, यह पहली बार था जब मणि ने मेरी बात मानी थी।
मुझे एहसास हो गया था कि मैं अपने कमरे में जाकर शांति से सो गया और इस तरह सो गया कि सुबह मेरी आंख खुल गई। मैं सुबह उठा और अपने कैमोन में चला गया। फिर एक हफ्ते के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या उल्टी आ रही है। मुझे चक्कर आ रहा था और कमजोरी भी। चाचा भी मुझे आश्चर्य से देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सुनीता को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है। मानी मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो जो देखा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। वह पूरे रास्ते चुप रही। घर पहुंचते ही मेरे चाचा ने पूछा कि सुनीता को क्या हुआ। मेरी सास चिल्ला उठी कि तुम्हारी यह प्यारी लड़की मां बनने वाली है। जब से डॉक्टर ने मुझे बताया था तब से मैं सबसे ज्यादा हैरान थी। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो किसी से कोई रिश्ता ही नहीं था। वह भी हैरान थे। अब मुझे वह अच्छा लगता है। लोग क्या क्या सफाई देते हैं। डॉक्टर ने कहा मैं मां बनने वाली हूं। कली की तरह खड़ी थी। अंकल ने मेरा खून देखा। उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। अंकल ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मैंने भी सहमति जताई। उनका साथ दिया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, मेरे खून को गंदा कहा गया। पता नहीं मैं क्या क्या सुनती रही और ये दिन बीतता गया। अगले दिन मणि ने अंकल से पूछा अब क्या करें। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने हमें बता दिया। कहानी छोड़ो तो मेरी सास ने कहा था कि मैं किसी और की बीवी को अपने घर में नहीं रखूंगी। उसका इसी मोहल्ले में किसी से चक्कर होगा। उसके लिए कोई आदमी ढूंढो और उससे शादी कर लो। अब वो इसकी जिम्मेदारी लेगी और पता लगाएगी। अगर मैं जल्दी चली गई तो क्या होगा। उस आदमी को खोजो। मेरे चाचा ने कहा कि तुम बच्चों जैसी बात करते हो। लड़के ने भी ये हरकत की है, वो अब आसानी से कहाँ मिलेगा। और दूसरी बात, सुनीता भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो मैरी ने कहा कि आप साहब ये बात मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ ही सेकंड में उस बुरे आदमी को ढूंढ निकालूंगी। मेरे चाचा का सिर नीचे था। वो खाने लगे, सोच रहे थे कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ। इस लड़के ने मुझे बदनाम कर दिया है। मैं लोगों के घरों में इस पर यकीन करता हूँ। कोई अपने बेटे के साथ चला गया था। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया है। मेरी माँ ने उनके सामने ये बयान दिया, सर माँ मसाला, और कहा कि हम बहुत परेशान हैं क्योंकि आप लोगों ने पुलिस की मदद से अपने बेटे के अपराधी को पकड़वाया है। हमें दोषी ठहराओ, हमारी मदद करो ताकि हम भी सुनीता को उसके साथ ही विदा करें। वे भी ऐसे मामलों को समझते थे क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा कि हम पहले की तरह ही व्यवस्था करेंगे, चिंता मत करो, तुम हमारी मजबूरी हो। समझ सकते हैं क्योंकि अभी हमारे साथ यही हुआ है। मैंने अपने चाचा से कहा कि हम उसकी मदद करेंगे। तब उन्होंने कहा कि इस तरह से पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया। उन्होंने सहमति जताते हुए कहा कि पता चलने दो, जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पूरे मोहल्ले को भी पता है कि लड़की हमारी बेटी नहीं है। उसने उन लोगों की इज्जत को कलंकित किया है जिन्होंने उसे मारा। मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मोहल्ले के सभी आवारा लड़कों पर मेरी परवरिश हुई। एक बार फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और ले गई। पूरे मोहल्ले में मेरा शो, मैं तैयार हो रही थी। उस रात को याद कर चुकी थी। रात में बेहोश हो गई थी। उस रात मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैं हर तरह से सोच रही थी, बार बार सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कैसे करूँ माँ बन शक्ति सब इसी बात की थी। मैं लड़की का नाम नहीं बता रही हूँ। मेरी सास ने कहा कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैंने कल किस लड़के के साथ सेक्स किया है,
वह उसके लिए कुछ नहीं बनेगा बल्कि मुझसे शादी कर लेगा और मुझे उसके साथ भेज देगा। मैंने आखिरी बार कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब कैसे हो गया। मेरा भगवान जानता है कि मैं एक बेकरार हूँ। मेरे पति ने कहा कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तुम्हें भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर वह दिन आया जब मेरा फैसला लेना पड़ा। कुछ लड़कों का डीएनए टेस्ट भी हुआ और मेरा गुनहगार कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। इस मोहल्ले में एक फकीर बैठा था और डीएनए टेस्ट उससे मैच हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह सब उसी ने किया है। मेरे मामा ने कहा कि मैं इसकी पुलिसिंग कैसे कर सकता हूँ। उसने मेरी इज्जत पर हमला किया है, लेकिन मामा ने कहा कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम सुनीता की शादी इस फकीर से कर दो और इन दोनों से छुटकारा पालो। मेरे मामा ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि यह तुम्हारा होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी शादी एक अच्छी जगह करूंगा, लेकिन तुमने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वह बहुत हैरान हो गई। मैंने बहुत चिल्लाया लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे मामा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी बात मान ली। मैंने भी उन्हें फकीर के साथ ऐसे भेज दिया जैसे उन्होंने अपनी जाति किसी फकीर को दे दी हो। पहले तो फकीर ने भी उससे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरी खूबसूरती को देखने के बाद वह भी मेरे साथ चुप हो गया और वह भी फकीर था। मेरी सास ने उससे कहा कि अब वह इसे लेकर सड़क पर बैठ जाए या किसी झोपड़ी में चला जाए, यह उसकी जिम्मेदारी है। वह इसे हमारे पास वापस न लाए। हम उसकी माँ बन गई हैं और हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने जाते हुए कहा, माना बस इतना कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे पति ने परवाह नहीं की। वैसे भी मैंने उसे फकीर के साथ जाने के लिए कहा था, लेकिन जब वह मुझे घर लाया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसका घर काफी विशाल और साफ था और कुछ डर के बाद उसने इस तरह से काम किया कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने अपनी दाढ़ी हटाने लगा और हुलिया बदलने लगा। जब मैं यह देखकर हैरान हुआ कि मैं कोई फकीर नहीं बल्कि एक युवक था जिसकी उम्र शायद 20 या उसके आसपास रही होगी। 25 साल हो गए। उसने कहा कि मैं कोई फकीर नहीं बल्कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो हुलिया बनाकर जासूसी करने का काम करता है। आपके इलाके में कुछ लड़के नशीले पदार्थ और ड्रग्स बेचते हैं और मैं उनकी जांच करने के लिए वहां हूँ। मैं फकीर का वेश धारण करके जाता था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, पर तुम्हें देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया और सबकी स्वीकृति के बाद मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। अब तुम मेरी पत्नी हो, पर मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया है। चिंता मत करो। मुझे आश्चर्य हुआ, पर शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पति को जल्द ही मामला उलझ गया और पता चल गया कि मैं अपने पेट से नहीं बल्कि राय से थी। डॉक्टर को पैसे दिए थे और झूठ बोला था, मोहल्ले के लोगों से भी झूठ बोला था और बीमारी ठीक करने के लिए मुझे दवा भी दी थी। जब रिपोर्ट आने वाली थी तो वहां भी रिश्वत देकर यह सब किया गया था, क्योंकि मोहल्ले की बहुत सी महिलाएं मेरी मानी से जुड़ी हुई थी और वह मानी की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने मानी की मदद की थी ये सब करवाने में। मैं हैरान था कि मेरी मानी ने इतना कुछ करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस आदमी का नाम अमन था। उसने कहा कि अब अगर तुम्हारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है तो वो मेरी बीवी है, लेकिन हम मोहल्ले वालों को पूरी कहानी जरूर बताएंगे, लेकिन मैं अपनी सच्चाई कभी नहीं बताऊंगा वरना उसे मेरे बारे में बुरा नहीं लगेगा। मेरी नौकरी का मामला है, मैंने उसे उसके बारे में बता दिया है। सब कुछ समझ गया और फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दूसरे का सम्मान करने लगे। हमने साथ में अपनी जिंदगी शुरू की। भगवान ने मुझे जुड़वा बेटे दिए थे, अब वे 5 साल के हैं।
एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हारे चाचा इस दुनिया से चले गए हैं और तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है, अगर तुम कहो तो हम उनसे मिलने चलते हैं। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने बहुत दर्द दिया है, मेरे दिल पर मुहर लगा दी है और मेरे पति से कहा है कि भविष्य में उसका नाम भी न लें। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, और अगर इसकी कोई वजह भी न हो तो ऐसे व्यक्ति का भला करना तेल है। मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन मेरे पति कहते थे कि तुम्हारी माँ के बच्चे हैं और तुम बहुत सुरक्षित हो, तुम्हारा जीवन धैर्य से भरा है, इसलिए तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। इसीलिए अपनी माँ को माफ कर दो और उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। लेकिन मुझे इससे